नमस्कार। आज हम भारत के संघीय ढांचे के एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू पर गहराई से चर्चा करेंगे। राज्यों के आपसी संबंध, मतलब इंटरस्टेट रिलेशंस। जी बिल्कुल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सुनिश्चित करता है कि इतने सारे राज्य मिलकर ठीक से काम करें। हाँ, और हमारे सामने भारतीय राजव्यवस्था से जुड़े कुछ स्रोत हैं। तो इन स्रोतों के जरिए हमारा लक्ष्य ये समझना है कि संविधान और कानून राज्यों के बीच तालमेल कैसे बैठाते हैं। और अगर कोई विवाद उठता है, जो कि उठता ही है, हाँ बिल्कुल, तो उसे सुलझाने के क्या तरीके हैं, क्या मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक अक्सर चर्चा में रहने वाले, बल्कि कहना चाहिए काफी सेंसिटिव मुद्दे से, पानी का बंटवारा। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। हाँ, ये तो हमेशा ही न्यूज में रहता है। तो संविधान का आर्टिकल 262 मतलब आर्टिकल 262 ये संसद को अधिकार देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी के इस्तेमाल, बंटवारे या नियंत्रण से जुड़े किसी भी विवाद के निपटारे के लिए, मतलब एडजुडिकेशन के लिए कानून बना सकती है। बिल्कुल। और इसी पावर के तहत पार्लियामेंट ने 2 अहम कानून बनाए भी हैं। कौन कौन से? पहला है रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। ये बेसिकली एडवाइजरी नेचर का है। मतलब अगर संबंधित राज्य सरकारें रिक्वेस्ट करें तो केंद्र सरकार इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैलीज के रेगुलेशन और डेवलपमेंट के लिए रिवर बोर्ड बना सकती है। अच्छा, मतलब ये राज्यों के कहने पर बनेगा। हाँ, और दूसरा जो ज्यादा रेलेवेंट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, वो है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। ये वाला एक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये एक्ट केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है कि अगर कोई राज्य सरकार पानी के बंटवारे को लेकर विवाद उठाए और केंद्र सरकार को लगे कि बातचीत से हल नहीं निकल रहा, तो वो एक अस्थायी ट्रिब्यूनल, मतलब एक एडहॉक ट्रिब्यूनल गठित कर सकती है। एडहॉक ट्रिब्यूनल मतलब हर विवाद के लिए अलग? जी हाँ, स्पेसिफिक डिस्प्यूट के लिए। और इसमें एक खास बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? कि ऐसे ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है, फाइनल एंड बाइंडिंग होता है सभी पार्टियों पर। फाइनल एंड बाइंडिंग। और इस एक्ट में ये भी साफ लिखा है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई और कोर्ट उस जल विवाद में अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है जिसे इस एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल को सौंपा गया हो। तो मतलब जुडिशरी का रोल यहाँ एक्सक्लूडेड है। हाँ, ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हमने ऐसे कई ट्रिब्यूनल देखे भी हैं, जैसे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, गोदावरी, नर्मदा, रावी व्यास और कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल। काफी लंबी लिस्ट है। राइट, तो ये तो हुई विवाद सुलझाने की बात। अब आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए भी तो कुछ होगा, कोऑपरेशन के लिए। बिल्कुल है, संविधान में ही इसका प्रावधान है। आर्टिकल 263 ये इंटरस्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है। अच्छा, इंटरस्टेट काउंसिल, ये कौन बनाता है? इसे राष्ट्रपति स्थापित कर सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि अगर उन्हें किसी भी समय लगे कि ऐसी काउंसिल बनाना पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तो वो इसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब क्या काम करती है ये काउंसिल? देखिए, आर्टिकल 263 खुद इसके ड्यूटीज बताता है। पहला कि ये राज्यों के बीच अगर कोई विवाद उठ जाए तो उसकी जांच करे और उस पर सलाह दे। डिस्प्यूट्स पर इंक्वायरी और एडवाइस। राइट। ओके। दूसरा, ऐसे सब्जेक्ट्स पर इन्वेस्टिगेशन और डिस्कशन करे जिनमें कुछ या सभी राज्यों का या फिर यूनियन और राज्यों का कॉमन इंटरेस्ट हो। साझा हितों वाले मुद्दे। हाँ, और तीसरा, ऐसे किसी भी सब्जेक्ट पर रिकमेंडेशंस देना और खासकर उस सब्जेक्ट पर पॉलिसी और एक्शन में बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए सिफारिशें करना। तो ये जांच भी कर सकती है, चर्चा भी और सिफारिशें भी दे सकती है। जी, और वैसे आपको बता दूं कि जो केंद्र राज्य संबंधों पर बनी सरकार या आयोग थी, सरकार या कमीशन, हाँ 1983 वाली, हाँ, उन्होंने आर्टिकल 263 के तहत एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल बनाने की पुरजोर सिफारिश की थी। उनका मानना था कि ये सिर्फ विवाद सुलझाने का फोरम नहीं होना चाहिए, बल्कि कोऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए। तो क्या उनकी सिफारिश मानी गई? हाँ बिल्कुल। उसी के आधार पर 1990 में वीपी सिंह सरकार ने एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। और इसमें कौन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। मेंबर्स में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जिन यूनियन टेरिटरीज में विधानसभाएं हैं उनके मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी। हाँ, और जिन यूटीज में विधानसभा नहीं है उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स, और इनके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किए गए 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, जिनमें होम मिनिस्टर शामिल होते हैं।
काफी हाई पावर्ड बॉडी लगती है। तो लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये मुख्य रूप से एक सलाहकारी संस्था है, मतलब रेकमेंडेटरी बॉडी। इसका काम है मुद्दों पर चर्चा करना और सिफारिशें देना, ताकि कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़े। गॉट इट। अच्छा, एक और चीज है जो राज्यों के बीच जरूरी है, जी। वो है एक दूसरे के कानूनों और फैसलों को मानना। हाँ बिल्कुल, इसके बिना तो सिस्टम चल ही नहीं सकता। इसके लिए क्या व्यवस्था है? इसके लिए संविधान में है फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। ये आर्टिकल 261 में है। फुल फेथ एंड क्रेडिट, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि यूनियन के और हर राज्य के जो पब्लिक एक्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। पब्लिक एक्ट्स मतलब? लॉज, हाँ। लेजिस्लेटिव एक्ट्स भी और एग्जीक्यूटिव एक्ट्स भी, और पब्लिक रिकॉर्ड्स मतलब ऑफिशियल बुक्स, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मतलब? अदालती कार्रवाई और फैसले। ओके। तो इन सब को पूरे भारत में, मतलब हर राज्य में पूरा विश्वास और मान्यता दी जाएगी। अच्छा। फुल फेथ एंड क्रेडिट दिया जाएगा। पार्लियामेंट कानून बना के तय कर सकती है कि इन एक्ट्स, रिकॉर्ड्स और प्रोसीडिंग्स को कैसे प्रूव किया जाएगा और उनका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो फुल फेथ एंड क्रेडिट का नियम है, ये आमतौर पर सिर्फ फाइनल जजमेंट्स पर लागू होता है, और वो भी ज्यादातर सिविल जजमेंट्स पर। ये पीनल लॉज यानी फौजदारी कानूनों पर लागू नहीं होता। मतलब एक राज्य दूसरे राज्य के क्रिमिनल लॉ को एनफोर्स करने के लिए बाध्य नहीं है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं व्यापार की। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, राज्यों के बीच व्यापार कैसे चलता है? हाँ, ये भी एक बहुत क्रूशियल एरिया है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 13 इसी से डील करता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शायद आर्टिकल 301। बिल्कुल। आर्टिकल 301 ये डिक्लेयर करता है कि पूरे भारत में, मतलब थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स स्वतंत्र होगा, फ्री होगा। फ्री ट्रेड। हाँ, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है राज्यों के बीच जो बॉर्डर्स हैं उनकी बाधाओं को हटाना। मतलब एक तरह से पूरे देश को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट बनाना, ताकि गुड्स और सर्विसेज का फ्री फ्लो हो सके। साउंड्स गुड, पर क्या ये स्वतंत्रता एब्सोल्यूट है? मतलब कोई रोक टोक नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्वतंत्रता अनलिमिटेड नहीं है। आर्टिकल 302 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में, इस फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। पार्लियामेंट लगा सकती है? और क्या राज्य भी लगा सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स? हाँ, राज्य विधानमंडल भी लगा सकते हैं। आर्टिकल 304 के तहत वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रीवियस सैंक्शन, मतलब पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है। अच्छा, राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए पहले? हाँ, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ना तो पार्लियामेंट और ना ही कोई स्टेट लेजिस्लेचर किसी एक राज्य को दूसरे राज्य पर कोई प्रेफरेंस दे सकता है या उनके बीच भेदभाव कर सकता है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये तो फेयरनेस के लिए जरूरी है। बिल्कुल। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन है। अगर देश के किसी हिस्से में गुड्स की कमी है, स्कैर्सिटी है, तो पार्लियामेंट उस सिचुएशन से डील करने के लिए भेदभाव कर सकती है। ओके। और टैक्सेशन के बारे में क्या राज्य बाहर से आने वाले माल पर ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं? नहीं, आर्टिकल 304 ये भी कहता है कि कोई राज्य दूसरे राज्य से इंपोर्ट किए गए गुड्स पर ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा सकता जो उसके अपने राज्य में बने वैसे ही गुड्स पर नहीं लगता। मतलब टैक्स के जरिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये सुनिश्चित करता है कि इंपोर्ट किए गए माल के साथ भेदभाव न हो। फेयर इनफ। और एक और चीज थी शायद, नेशनलाइजेशन लॉज। हाँ, आर्टिकल 305 ये उन कानूनों को बचाता है जो यूनियन या स्टेट को किसी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री या सर्विस में अपना मोनोपोली, मतलब एकाधिकार स्थापित करने का अधिकार देते हैं, चाहे वो पूरा हो या आंशिक। ऐसे कानून को इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 301 के तहत मिली फ्रीडम ऑफ ट्रेड को वायलेट करते हैं। अच्छा, तो नेशनलाइजेशन के लिए छूट है? जी ठीक है। तो हमने पानी के विवाद, आपसी सहयोग, कानूनों की मान्यता और व्यापार की बात की। एक और मैकेनिज्म है शायद राज्यों के बीच कॉपरेशन का, जोनल काउंसिल्स, क्षेत्रीय परिषदें। हाँ बिल्कुल, जोनल काउंसिल्स भी एक इम्पॉर्टेंट फोरम है कोऑपरेशन के लिए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है जैसे इंटरस्टेट काउंसिल है। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो फिर क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं,
मतलब इन्हें पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है, कौन सा एक्ट? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इस कानून ने देश को 5 जोन्स में बांटा था, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न, और हर जोन के लिए एक जोनल काउंसिल बनाई थी। अच्छा, 5 जोनल काउंसिल। इन्हें बनाते समय क्या सोचा गया था? मतलब क्या फैक्टर्स ध्यान में रखे गए? कई फैक्टर्स थे, जैसे देश का नेचुरल डिविजन्स, रिवर सिस्टम्स और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चरल और लिंग्विस्टिक अफिनिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरतें। इन सब को ध्यान में रखकर ये जोन्स बनाए गए। और इन काउंसिल्स में कौन-कौन होते हैं? हर जोनल काउंसिल में यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, जो सभी 5 काउंसिल्स के कॉमन चेयरमैन हैं। होम मिनिस्टर कॉमन चेयरमैन है सबके। हाँ, फिर उस जोन के सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो बारी-बारी से रोटेशन से 1 साल के लिए उस काउंसिल के वाइस चेयरमैन बनते हैं। अच्छा, रोटेशन से वाइस चेयरमैन। जी, और हर राज्य से 2 और मिनिस्टर्स होते हैं, जिन्हें गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। और अगर उस जोन में कोई यूनियन टेरिटरी है, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर भी मेंबर होते हैं। इनके अलावा कुछ एडवाइजर्स भी होते हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन, अब नीति आयोग से कोई नॉमिनी, हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी वगैरह, पर उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं होते। ठीक है, तो इनका काम क्या है? मतलब मकसद क्या है इन काउंसिल्स का? देखिए, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना। सहयोग और समन्वय। हाँ, ये इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग जैसे कॉमन इंटरेस्ट के फील्ड्स में डिस्कशन के लिए एक फोरम प्रोवाइड करती हैं। इनका मकसद है इमोशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना और जो खतरनाक इज़म्स हैं, जैसे अक्यूट स्टेट कॉन्शियसनेस, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म, उनके ग्रोथ को रोकना। साथ ही ये राज्यों को इकोनॉमिक और सोशल मैटर्स में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने में और यूनिफॉर्म पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती हैं। बेसिकली ये डेलिबरेटिव और एडवाइजरी बॉडीज हैं, विचार विमर्श और सलाह देने वाली। तो ये भी सलाहकारी हैं ज्यादातर? हाँ, इनका नेचर एडवाइजरी है। इन 5 के अलावा एक और काउंसिल भी है शायद, नॉर्थ ईस्ट के लिए। हाँ, बिल्कुल, एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है। इसे 1971 में एक अलग कानून, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत बनाया गया था। तो ये जोनल काउंसिल से अलग है? हाँ, ये उन 5 काउंसिल्स का हिस्सा नहीं है। इसमें नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य शामिल हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। और इसके काम क्या वो जोनल काउंसिल्स जैसे ही हैं? काफी हद तक वैसे ही हैं, मतलब इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट, पावर, फ्लड कंट्रोल जैसे कॉमन इंटरेस्ट के मामलों पर चर्चा और सिफारिशें करना। लेकिन इसके कुछ एडिशनल फंक्शंस भी हैं। जैसे ये एक यूनिफाइड और कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लान बनाती है सदस्य राज्यों के कॉमन इंपॉर्टेंस के मामलों के लिए, और इसे समय समय पर उन मेजर्स की रिव्यू करने का काम भी सौंपा गया है जो सदस्य राज्य अपनी सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए लेते हैं। अच्छा, तो इसमें सिक्योरिटी वाला एंगल भी है? जी, नॉर्थ ईस्ट की स्पेसिफिक नीड्स को देखते हुए। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने और बाद में संसद ने भी राज्यों के बीच के रिश्तों को स्मूथ बनाने के लिए, कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए और कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए कई तरह के तंत्र, कई मैकेनिज्म्स बनाए हैं। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि पानी के विवादों के लिए ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था है आर्टिकल 262 के तहत, आपसी सहयोग और नीति समन्वय के लिए इंटरस्टेट काउंसिल है आर्टिकल 263। एक राज्य के कानूनों और फैसलों को दूसरे राज्यों में मान्यता देने के लिए फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज है आर्टिकल 261। पूरे देश में फ्री ट्रेड सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है आर्टिकल 301। हालांकि उन पर पब्लिक इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं। और क्षेत्रीय स्तर पर कोऑपरेशन के लिए जोनल काउंसिल्स और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हैं जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। ये सारे तंत्र मिलकर भारत के कॉम्प्लेक्स फेडरल ढांचे को चलाने में मदद करते हैं। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इस ये दिखाता है कि कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये दोनों ही चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क में इनबिल्ट हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सारी व्यवस्थाएं दिखाती हैं कि कैसे सहयोग और टकराव के समाधान को हमारे संघीय ढांचे में संवैधानिक और कानूनी तौर पर पिरोया गया है, बुना गया है। बिल्कुल, और
सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात ये हो सकती है कि आज के समय में जो नई चुनौतियां उभर रही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज से जुड़ी आपदाएं जो राज्यों की सीमाएं नहीं देखती, या फिर साइबर सिक्योरिटी के खतरे जो कहीं से भी आ सकते हैं, या फिर हेल्थ इमरजेंसीज जैसे हमने हाल ही में देखा, पेंडेमिक्स। हाँ, तो इन नई ट्रांस बॉर्डर चुनौतियों के संदर्भ में राज्यों के बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए ये जो मौजूदा तंत्र हैं हमारे पास, जैसे इंटरस्टेट काउंसिल्स या जोनल काउंसिल्स, इन्हें और कैसे मजबूत और ज्यादा प्रोएक्टिव बनाया जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या मौजूदा ढांचा काफी है या उनमें सुधार की जरूरत है इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए? बिल्कुल, इस पर विचार करना आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है।